प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा जो ऑनलाइन वीडियो की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है, उस श्रृंखला के दौरान आज का जो वीडियो है वह BA BEd BSc BEd थर्ड ईयर की प्रैक्टिस टीचिंग से जुड़ा हुआ है। कल भी हमने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में आपको माइक्रो टीचिंग के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था। और आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको उसमें पहला जो कौशल है हमारा प्रस्तावना कौशल, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आप नए नए प्रैक्टिस के माध्यम से नए नए प्रस्तावना कौशलों के उदाहरणों का निर्माण करेंगे। ये एक टेक्निकल है, ये एक तकनीकी है। तकनीक के माध्यम से आप इसको सीखेंगे। अगर आप प्रस्तावना बनाना सीख गए तो आप अपनी माइक्रो टीचिंग का पहला अध्याय सीख चुके हैं, ये मानकर चलना चाहिए। तो आज हम प्रस्तावना कौशल का परिचय, उसकी योजना और उसको किस तरह से बनाना चाहिए, इस सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रस्तावना कौशल। शिक्षक के द्वारा, इसके द्वारा शिक्षक के द्वारा छात्रों को पाठ की सूचना देने हेतु, शिक्षक के द्वारा छात्रों को पाठ की सूचना हेतु विभिन्न विधि प्रविधियों का प्रयोग करते हुए, विभिन्न विधि प्रविधियों के माध्यम से जो क्रिया अपनाई जाती है उसे प्रस्तावना कौशल कहते हैं। अर्थात छात्रों को पाठ की सूचना देने की जो विधि है उसे ही प्रस्तावना कौशल कहा जाता है। इस प्रस्तावना कौशल में छात्र को ऐसे नहीं कह सकते आज अपनी किताब खोलिए और हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह है एक पारंपरिक, एक अरुचिकर, यह अतार्किक, अमनोवैज्ञानिक तरीका है। माइक्रो टीचिंग में एक विशेष विधि के माध्यम से, विशेष तरीके के माध्यम से पाठ्य की सूचना या पाठ्य सूचना दी जाती है। इसी कारण से प्रस्तावना कौशल को पाठ्याभिसूचन कौशल भी कहते हैं। तो आज हम यहाँ आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई सबसे पहली बात प्रस्तावना कौशल है क्या? पाठ की सूचना देने की क्रिया, छात्रों को पाठ की सूचना देने की क्रिया, लेकिन इस क्रिया में विभिन्न विधियों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह एक विशेष प्रकार की क्रिया है। ठीक है, प्रस्तावना कौशल के घटकों को हम गुण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? गुण। प्रस्तावना कौशल में क्या क्या गुण होते हैं या प्रस्तावना कौशल में क्या क्या गुण होने चाहिए, एक अच्छी प्रस्तावना में क्या क्या घटक होने चाहिए। घटक को हम वैसे तत्व कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो 4 तत्व हैं वो इम्पोर्टेंट तत्व तो और भी हैं, लेकिन आज हम 4 तत्वों की चर्चा करेंगे, क्योंकि आप 4 तत्वों का ध्यान रखते हुए भी अगर प्रस्तावना बनाते हैं तो आप एक अच्छी प्रस्तावना को आप यूज कर सकते हैं। एक और लिख लीजिए यहाँ, प्रश्नों की संख्या। तो आज हम 5 चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम प्रस्तावना कौशल का एक उदाहरण बना करके सीखेंगे। फिर कल नए और 5-6 उदाहरण बना करके सीखेंगे। ठीक है, 2 दिन कम से कम इस क्लास को हम चलाएंगे। उसके बाद में आप लोगों से इसके रेस्पॉन्स लेंगे। इसके बाद में इससे आपकी जानकारी लेंगे कि आप लोग सीखे या नहीं सीखे। तो प्रस्तावना कौशल के जो घटक है उसका पहला जो गुण है वो ये है कि छात्र के पूर्व ज्ञान का उपयोग। पूर्व ज्ञान का मतलब जो उसके पास पहले से ही है, यानी प्रस्तावना कौशल के प्रश्नों का निर्माण करते हुए, प्रस्तावना कौशलों के जब प्रश्नों का निर्माण किया जाता है तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वे प्रश्न वे होने चाहिए जिनका उत्तर छात्र को पूर्व में ही पता हो। यानी कक्षा 7 का बच्चा है, हमको पता है कि इसके पास में जो इसका नॉलेज स्तर है, जो इसका ज्ञान का स्तर है वह कक्षा 7 का है, तो इसका मतलब हमारा जो प्रश्न होने चाहिए वो कक्षा 7 के स्तर से पूर्व स्तर के प्रश्न होने चाहिए, कक्षा 6, 5, 4 तक स्तर तक। यानी एक हमें ये पता होना चाहिए कि इस बालक का मानसिक स्तर इस उम्र तक है, यह बालक इन सब चीज़ों के बारे में उत्तर दे सकता है। अगर हम स्तर ऊंचा रख देंगे तो वह बालक उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएगा। तो हमारी प्रस्तावना कौशल का जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण गुण है वह यह बनता है कि हम जब प्रस्तावना कौशल के प्रश्नों का निर्माण करें तो
वो जो प्रश्न हों वो कैसे होने चाहिए, उसके स्तर से पहले वाले, अर्थात उत्तर बालक पर उनका अधिकार होना चाहिए। प्रस्तावना कौशल का जो दूसरा महत्वपूर्ण घटक है वह है प्रश्नों की क्रमबद्धता। क्रमबद्धता को थोड़ा सा ध्यान से सीखना। क्रमबद्धता का तात्पर्य यह है कि बच्चे ने पहले प्रश्न का जो उत्तर दिया है वह उत्तर हमारा अगले प्रश्न में समाहित होना चाहिए। क्या बात समझ में आई? तो प्रश्नों की क्रमबद्धता पे काम करेंगे। क्रमबद्धता का मतलब क्या हुआ, अगर हमने हमारी प्रस्तावना कौशल में 5 प्रश्नों का या 4 प्रश्नों का उपयोग किया है तो जो पहले प्रश्न का उत्तर है वह उत्तर दूसरे प्रश्न में समाहित होना चाहिए और दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है वह तीसरे प्रश्न में समाहित होना चाहिए। यह क्रमबद्धता चलती जाती है अंत तक, 5वें क्वेश्चन तक या 4थे क्वेश्चन तक जाती है। समझ में आ गया होगा? जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा दूँ कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो यहाँ बच्चे ने हमें जवाब दे दिया जयपुर, तो अगला जो प्रश्न है वो जयपुर से शुरू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जयपुर से। बात समझ में आ रही होगी आपको मेरी बात को? यानी कहने का मतलब है, फिर यहाँ की जरूर कि जयपुर का दूसरा उपनाम क्या है, कैसे कह दिया गुलाबी नगरी, तो इसका मतलब हो गया ये यहाँ आ गया, तो अगला जो गुलाबी नगरी है वो अगले प्रश्न में हमारा गुलाबी नगरी आना चाहिए। तो ये सीरियल की जो चलती है इसको हम कहते हैं क्रमबद्धता। छात्र के द्वारा दिए गए उत्तर का उपयोग शिक्षक के द्वारा प्रश्न में करना ही क्रमबद्धता कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न आ रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण घटक है वो यह है विषय से संबद्धता। विषय से संबद्धता का तात्पर्य यह हो गया कि भाई हम अगर यहाँ विज्ञान पढ़ा रहे हैं, आज तो जो प्रस्तावना कौशल में प्रश्न बनाए जाएंगे वो विज्ञान से ही जुड़े हुए होने चाहिए। अगर हम यहाँ गणित विषय पढ़ा रहे हैं तो प्रस्तावना कौशल के जो प्रश्न है वो गणित विषय से ही संबद्ध होने चाहिए। अगर हम यहाँ भाषा पढ़ा रहे हैं तो वो जो प्रश्न है वो भाषा से जुड़े हुए या सामान्य भाषा में जो पाठ्यक्रम शामिल होता है उससे जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो हमारे जो प्रश्न है वो व्याकरण से ही जुड़े हुए होने चाहिए। यानी कहने का मतलब हो गया कि जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर आप पढ़ाते समय पर जो प्रश्नों का निर्माण करेंगे वे उस विषय से ही जुड़े हुए प्रश्नों का निर्माण करेंगे। इस गुण को संबद्धता, विषय से संबद्धता या तारतम्यता कहते हैं। तारतम्यता का मतलब मेल मिलाप भी होता है। ठीक है, तो होता है पुनर्वर्ण का प्रयोग, अर्थात बच्चे के द्वारा जो प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है उन उत्तरों का भी पुनर्वर्ण का प्रयोग करना चाहिए। यानी उसको ये बता देना चाहिए कि आपने जो उत्तर दिया है वह सही है अथवा गलत है। आप खड़े रहिए, अगर गलत है तो आप खड़े रहिए और अगर आप सही हैं तो आप बैठ जाइए, या जो भी आपको ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे प्रयोग करके भी आप जो है पुनर्वर्ण का प्रयोग बच्चे को देना चाहिए। और प्रस्तावना कौशल का जो 5वां महत्वपूर्ण इंप्लीमेंट है वो है प्रश्नों की संख्या। एक अच्छी प्रस्तावना में कितने प्रश्न होने चाहिए? तो पीके पाटिल सर ने कहा है कि एक अच्छी प्रस्तावना में 4 या 5 प्रश्न शामिल होने चाहिए, 4 से 5। इससे ज़्यादा की प्रस्तावना समय अधिक लेती है, क्योंकि प्रस्तावना कौशल का टाइम 3 से 4 मिनट का होता है। तो हमें 3 से 4 मिनट में ही पाठ की, जब 35 मिनट की क्लास हम स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं तो उसमें 3 या 4 मिनट में ही हमें प्रस्तावना कौशल को खत्म करना होता है। तो यहाँ भी इस बात को ध्यान रखें कि हमारी जो प्रस्तावना कौशल के प्रश्नों की संख्या है वो कितनी मानी लीजिए उचित, 4 या 5। 4 में निकल जाती है तो श्रेष्ठ है, अगर 4 में आपकी प्रस्तावना नहीं निकलती है तो आप अधिकतम 5 प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने समझ में आ गई होगी प्रस्तावना कौशल क्या है। ब्लैक बोर्ड साफ करने से पहले एक बार आपसे फिर दोबारा चर्चा कर लेता हूँ। शिक्षक के द्वारा छात्रों को पाठ की सूचना हेतु जो विभिन्न विधि प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना कौशल। और प्रस्तावना कौशल को कई विधियों के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे प्रश्न विधि, अभी हम बात कर रहे थे कि प्रश्नों के माध्यम से, चित्र विधि चित्र के माध्यम से, कहानी विधि कहानी के माध्यम से, कविता के पद्य के माध्यम से, और भी हम उदाहरणों के माध्यम से, अंतर्कथा के माध्यम से, अनेक ऐसी विधाएं हैं जिनके माध्यम से हम प्रस्तावना कौशल को संपूर्ण कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपके सामने उदाहरण आते जाएंगे हम इन सब चीज़ों पर चर्चा करते जाएंगे विधि प्रविधियों के बारे में। तो फिलहाल मैं अनेक जो है विधि प्रविधियों के माध्यम से आपको उदाहरण बनाना कल की वीडियो में दिखाऊंगा। आज हम सामान्य गुणों के बारे में करें। प्रस्तावना कौशल के घटक आपने लिख लिए होंगे, आप इन घटकों के बारे में, अब जो मैं प्रस्तावना बताऊँ ये घटकों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ, आगे हम चलते हैं प्रस्तावना कौशल का उदाहरण।
जैसे कक्षा हमने यहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड की एंट्रियाँ की जाती हैं, दिनांक, कक्षा, ठीक है ना, विषय और प्रकरण, यहाँ हमारा कालांश और ये हमारी समयावधि, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, ठीक है ना। विषय हमारा जो है, जैसे हमने आप यहाँ डाल दिया हिंदी, और प्रकरण अभी हम खाली छोड़ देते हैं, प्रकरण हमें पता नहीं है, क्योंकि जब प्रस्तावना कौशल की योजना शुरू की जाती है तो बाकी सभी चीज़ों की एंट्री कर दी जाती है। जैसे दिनांक है, दिनांक की एंट्री कर दी जाती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिनांक ले लेते हैं, जैसे अपन मान के चलो 20/8/2020, कक्षा डाल दी हमने, मान के चलो 7वीं, और कालांश मान के चलो हमने पहला डाल दिया, और समय अवधि हमारी कितनी है, 5 से 7 मिनट। ध्यान है ना आपको, ठीक है, सर बताया था मैंने आपको 5 से 7 मिनट। तो प्रस्तावना कौशल हम 5 से 7 मिनट में पूरा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, प्रस्तावना जब कौशल बनाई जाती है तो हम इस बात को ध्यान रखें कि मैंने आपको 4 इंप्लीमेंट बताए हैं। पहला इंप्लीमेंट बताया है छात्र के पूर्व ज्ञान का उपयोग। तो यानी प्रश्न कैसे होने चाहिए, सरल, कैसे होने चाहिए, सरल, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको लिख देता हूँ, इससे आपको ध्यान रहे प्रश्नों की विशेषताएं, प्रश्न कैसे होने चाहिए। पहला तो पूर्व ज्ञान पर आधारित, ठीक है ना। दूसरा होना चाहिए प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4 से 5, ठीक है ना। और ऐसे बताते जाएंगे आप, ठीक है। पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों की संख्या, और क्या करना चाहिए, और प्रकरण को रेखांकित करना है, ठीक है ना। तारतम्यता, संबद्धता, ये सब गुणों का ध्यान रखेंगे, जो भी मैंने पहले लिखे थे। आप लोगों को ध्यान करने के लिए दोबारा मैंने यहाँ करने की कोशिश की है। जैसे हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो हम हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं, और हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ छात्राध्यापक क्रिया, यानी आपके द्वारा जो क्रिया की जाएगी वह छात्राध्यापक क्रिया है, और आपकी क्रिया के तत्व छात्र जो रेस्पॉन्स देने वाला है उसको हम छात्र क्रिया कहेंगे, छात्र या छात्रा क्रिया कहेंगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 1, हम यहाँ चित्रों के माध्यम से, या हम प्रस्तुत चित्र में क्या दिखाया गया है, जैसे मान के चलो मैंने चित्र के माध्यम से ली, तो यहाँ लिखेगा चित्र दिखाते हुए, और चित्र में क्या लिखा हुआ है, केला। पहला प्रश्न हमने प्रस्तुत चित्र में क्या दिखाया गया है। अब जब बच्चा उस चित्र को देखेगा तो चित्र को देखने के बाद में उसका निश्चित रूप से वह उत्तर देगा। जैसे मैंने यहाँ पर जो है केले का चित्र दिखाया बच्चे को और पूछा कि प्रस्तुत चित्र में क्या दिखाया गया है, तो बच्चा जवाब दे देगा आपका केला। निश्चित से मैं छात्र के पूर्व ज्ञान का उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि बच्चा केले के बारे में जानता है। वह अपने जीवन काल में केले का प्रतिदिन उपयोग नहीं करता तो अक्सर उपयोग करता है। तो यानी वह ऐसा फल है जिसको वह देखता भी है और ऐसे यूज भी
नहीं करता, यानी वह खाता भी है। तो इसका मतलब उसके दिमाग में केलिया भरा हुआ है, इसका मतलब छात्र के पूर्ण ज्ञान का उपयोग हो रहा है। ठीक है ना, ये मेरा पहला प्रश्न हो गया। अब मैं यहाँ प्रश्न नंबर 2 की बात जब करता हूँ तो 2 में मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहली बात यह है कि क्रमबद्धता, एक अपन ने क्रमबद्धता का लिया था अभी। तो क्रमबद्धता का मतलब हो गया कि छात्र जो उपयोग कर रहा है उसको मुझे जो है प्रश्न जो छात्र ने उत्तर दिया है मेरा अगला प्रश्न उससे आरंभ होना चाहिए, यानी केला शब्द मेरे दूसरे प्रश्न में आना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप प्रस्तावना सही नहीं बना रहे हैं। केले की ऊपरी परत क्या कहलाती है? ठीक है, तो केले की ऊपरी परत को आप सब जानते हैं, हम क्या कहते हैं? छिलका। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ केला शब्द था मेरा इस प्रश्न में आ गया। तो अब मेरा जो अगला उत्तर आया था क्या आया था? छिलका। छिलका मेरे अगले प्रश्न में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। यदि व्यक्ति का पैर छिलके पर पड़ जाए तो वह गिर जाता है, इसे क्या कहोगे? इसे क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? फिसलना। ठीक है दोस्तों, तो फिसलना कहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब मेरा जो चौथा प्रश्न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि फिसलन कहानी के बारे में। फिसलाना वजह से मैंने भर क्रिया को ले लिया बाहर और इसका उपयोग कर लिया। फिसलन कहानी के विषय में आप क्या जानते हैं? आप क्या जानते हैं? ठीक है, और यह डालेंगे संभावित उत्तर या समस्यात्मक प्रश्न, यानी अंतिम प्रश्न ऐसा होना चाहिए जिसका उत्तर बच्चा न दे पाए। प्रस्तावना में एक गुण होता है अंतिम प्रश्न, वह वो ऐसा होना चाहिए समस्यात्मक, वह समस्या पैदा करे, वह बच्चे के दिमाग में अबूझ पैदा करे। तो दोबारा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हम जो एक प्रस्तावना बनाते हैं उस प्रस्तावना में जो है सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो पाठ की सूचना दी जाती है तो छात्र के माध्यम से ही पाठ की सूचना छात्र को दी जाती है। ऐसे गुण को प्रस्तावना कौशल कहते हैं। इसमें जैसे मान के चलो मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखने की कोशिश की है कि भाई हमने एक चित्र दिखाया, चित्र में केलों का चित्र बना हुआ है और उससे हमने प्रश्न पूछने का प्रयास किया कि भाई उसके चित्र में क्या दिखाया गया है, तो बच्चे ने जवाब दिया केला। तो ये जो बच्चे का उत्तर आया मेरा अगले प्रश्न में शामिल होना चाहिए। तो जो केला है मेरा तो अगले प्रश्न में आया है, केले की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो बच्चे ने उत्तर जवाब दिया छिलका, क्योंकि वह ऊपरी परत के बारे में जानता है। तो अगर वह चीजों के बारे में जानता है तो उत्तर सिर्फ ज्ञान पर आधारित है। और अगर मैं इनका उपयोग उत्तर का उपयोग प्रश्न में कर रहा हूँ इसका मतलब ये मेरी क्रमबद्धता हो रही है। अगर ये मेरे इससे जुड़े हुए सामान्य घटनाक्रम से, क्योंकि हिंदी विषय है, हिंदी के सभी विषयों को शामिल किया गया है, इसका मतलब तारतम्य भी शामिल है। ठीक है ना। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक है क्या मेरा? हाँ, अंतिम प्रश्न मेरा समस्यात्मक है, क्योंकि फिसलन कहानी के विषय में बच्चे ने पढ़ा नहीं है, वह नहीं जानता है, इसका मतलब वह नहीं बता पाएगा। तो ऐसे प्रश्न को हम क्या कहते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। अंतिम प्रश्न में ये लिखा जाता है टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हैं, या टॉपिक के विषय में आप क्या जानते हैं, जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है ना, तो अपना यहाँ पर हो गया। और प्रश्नों की संख्या देखिए मैंने कितनी लिखी है? 4 ही ली है। इसका मतलब एक अच्छी प्रस्तावना में कितने प्रश्न होने चाहिए? 4 से 5। अंतिम प्रश्न इसका मतलब ये हो गया। अब प्रश्न देखेंगे तो जब बच्चा जवाब नहीं दे पा रहा है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा? पाठ की सूचना देगा अपने मुंह से। वो ये कहेगा, प्रिय छात्रों, पाठ की सूचना किस तरह से दी जाती है ध्यान से सुनना। प्रिय छात्रों, आज हम फिसलन कहानी के विषय में अध्ययन करेंगे। और तब मैं यहाँ पर फिसलन कहानी को लिखेगा, फिसलन पाठ के टॉपिक को या प्रकरण को लिखेगा और उसको क्या करेगा बेटा? अंडरलाइन करेगा। ये अंडरलाइन वाला गुण भी काम करेगा। तो क्या क्या गुण सीखे हमने? पहला ज्ञान, प्रश्न कैसे होने चाहिए, इनका उत्तर बच्चों पर आना चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान। प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए बेटा? 4 से 5। प्रश्न प्रकरण कैसा होना चाहिए? जब अंत में लिखा जाता है तो वह रेखांकित किया जाना चाहिए। तारतम्यता का मतलब विषय से जुड़ा होना चाहिए। क्रमबद्धता का मतलब है छात्र ने जो उत्तर दिए हैं उन उत्तरों का उपयोग नए प्रश्न में होना चाहिए। अंतिम प्रश्न कैसा होना चाहिए? समस्यात्मक होना ही चाहिए। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब एक हम दूसरी विषय की पाठ योजना बनाते हैं। हम विषय चेंज करते हैं, जैसे बीएससी वाले भी हैं हमारे पास में। बीएससी वाले बच्चों के लिए हम लोग जो है गणित विषय का यूज करते हैं। अब एक गणित विषय के प्रकरण को लेकर के हम
बनी आकृति किस ज्यामिति की है? श्यामपट्ट पर बनी ज्यामिति आकृति का नाम बताओ। तो श्यामपट्ट पर मैंने ज्यामिति आकृति बनाई है, ये देखो ये। तो बच्चा इसका जवाब देने का क्या जवाब देगा था? बिंदु। ठीक है ना? अब बिंदु शब्द का जवाब दे दिया, उसने इसको देखा, बिंदु को देखने के बाद इसका जवाब दे दिया। तो मेरे तो अगला गुण मेरा क्या कहता है, कब पता चला कि बच्चे ने, छात्र ने जो उत्तर दिया है उसको मेरे अगले प्रश्न में आना ही चाहिए। तो अब बिंदु जो शब्द है वो मेरा अगले प्रश्न में आना चाहिए। तो मैंने दिया दो बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है? तो आप भी समझ रहे हैं। यहाँ जवाब दे दिया जैसे रेखाखंड। तो अगला जो मेरा उत्तर आया रेखाखंड, तो मेरे अगले प्रश्न में आना चाहिए। 3 रेखा खंडों से बनी आकृति क्या कहलाती है? ठीक है, 3 रेखाखंडों से बनी आकृति क्या कहलाती है? तो निश्चित से 3 रेखाखंडों से बनी आकृति क्या कहलाएगा? त्रिभुज। ठीक है ना? और चौथे प्रश्न में मेरा कौन सा शब्द आना चाहिए? त्रिभुज आना चाहिए। ठीक है, 2 त्रिभुज जो के सभी अंग समान हों तो वे कैसे त्रिभुज हैं? यह जवाब आ जाएगा सर्वांग सम त्रिभुज, क्योंकि जिनके सभी अंग समान है सर्वांग सम त्रिभुज। और 5 का फिर आ जाएगा सर्वांग समता, सर्वांग सम त्रिभुजों के सर्वांग समता के त्रिभुज की सर्वांग समता के विषय में आप क्या जानते हैं? त्रिभुजों की सर्वांग समता के विषय में आप क्या जानते हैं? नहीं देगा तो फिर अब क्या करेंगे हम लोग? पाठ्य विसूचन। यहाँ कौन सा प्रश्न लिखा जाएगा? समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, तो अंतिम क्वेश्चन होगा वो समस्यात्मक होगा, यदि इसका उत्तर बच्चा नहीं दे पाएगा तो फिर ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या कहेगा? तो प्रिय छात्रों, आज हम त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? त्रिभुज की सर्वांग समता, ये हमारा प्रकरण था और इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा और इसके बाद में पढ़ाना आरंभ कर दिया जाएगा। तो आपने प्रस्तावना कौशल की 5 योजना का निर्माण करने के बारे में पढ़ा था। तो आज हम और एक अगर दूसरी विषय की बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं समझ में आ गया होगा। गणित का आप प्रयास करना हो। गणित का मैं एग्जाम्पल बता दूं, जैसे कह दिया कि 2 बिंदुओं से पहला प्रश्न, एक नई प्रस्तावना आपको ओरल बना के बना देता हूँ मौखिक, उसको आप समझने की कोशिश करना कि भाई सर ने कैसे बनाई है, क्या हमारे अंदर ये युक्ता आ सकती है? निश्चित रूप से आप में भी यही युक्ता आ सकती है। जैसे मान के चलो शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में पढ़ाने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है ना? तो जैसे हमने कह दिया कि जो है 2 बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखाखंड। समझ नहीं आ गई है? रेखाखंड किसका हिस्सा है? रेखा। तो रेखा, पहला प्रश्न मैंने पूछा था 2 बिंदुओं से मिलकर कौन सी आकृति बनी है? तो जवाब आया रेखाखंड। अगले प्रश्न में क्या आना चाहिए? रेखाखंड से आना चाहिए। रेखाखंड किसका अंग होता है? तो रेखाखंड रेखा का अंग होता है। तो रेखा के बारे में, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कैसी रेखाएं कहलाती हैं? वो प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के काटने पर आमने सामने के बने कोणों को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में आप क्या जानते हैं? फिर चर्चा जवाब नहीं दे पाएगा तो ऐसी स्थिति में कहेंगे प्रिय छात्रों, आज हम शीर्षाभिमुख कोण के विषय में अध्ययन करेंगे। आज हम एक वीडियो और अभी अंग्रेजी विषय पर एक एग्जाम्पल अंग्रेजी विषय का और ले लेते हैं। इंग्लिश की ग्रामर पढ़ा रहे मान के चलो हम, जैसे यहाँ ले लिया मैंने अंग्रेजी और टॉपिक है मेरा आज आर्टिकल।
आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आर्टिकल ले लिया, आर्टिकल पढ़ाएंगे आज। समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? व्हाट इज सीन इन पिक्चर, इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे चित्र बना हुआ है बेटा, चित्र बना हुआ है, चित्र क्या बना हुआ है? दो झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, एक झोंपड़ी यहाँ बनी हुई है, ठीक है, ये जो है हमने पेड़ बना दिया है यहाँ कि भाई चित्र में क्या दिखाई जा रहा है, व्हाट इज सीन इन दिस पिक्चर। तो उसमें क्या दिखाया था, जो आपका बच्चा है वो जवाब देगा टू हर्ट्स एंड ए ट्री, ठीक है। तो वेयर इज द ट्री सिचुएटेड, पेड़ कहाँ पर स्थित है? तो बच्चा दे देगा जवाब बिटवीन टू हट्स, दो झोंपड़ियों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ बिटवीन लिया, ये बिटवीन शब्द जो लिया है इसको यहाँ यूज ले लेंगे हमने। देखो बहुत सारा आंसर आया था यहाँ पर टू हट्स एंड ए ट्री, तो हमने ट्री काम में ले लिया। यहाँ पर हमारा उत्तर आया बिटवीन, तो ये बिटवीन काम ले लेंगे, बिटवीन एज ए फॉर्म ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड, यहाँ आ जाएगा आर्टिकल। चौथा प्रश्न आ जाएगा व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टिकल, यहाँ हो जाएगा प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। तो अब देखो वही क्वेश्चन हो गया, वही हो जाएगा प्रश्नों के भूत ज्ञान पर आधारित है, यानी इसका मतलब है प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका जवाब बच्चा दे सके। अब जैसे मैंने कहा था कि आप विधि शिक्षण विधियों की बात करें, तो मैंने आपको एक चित्र के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास भी किया है कि व्हाट इज पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है। पिक्चर में जो आपको दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है? दो झोंपड़ियाँ और एक पेड़, तो टू हट्स एंड ए ट्री। वेयर इज द ट्री सिचुएटेड, पेड़ कहाँ पर स्थित है? क्योंकि जो ट्री शब्द है उसका मैंने यहाँ यूज किया अगले प्रश्न में, इसका मतलब मेरी जो क्रमबद्धता है वो काम आ रही है, क्योंकि प्रश्न है भाषा का है तो हम सामान्य प्रश्नों को दे सकते हैं, इसमें तात्पर्य शामिल है, ठीक है। अब प्रश्नों की संख्या है 4 से 5 होनी चाहिए, तो प्रश्न की संख्या 4 से 5 है। अब यहाँ पर जब हमने कह दिया तो हमारा बन गया वेयर इज द ट्री सिचुएटेड, टू ट्री, हमने बिटवीन शब्द को यहाँ यूज ले लिया, बिटवीन एज ए फॉर्म ऑफ ग्रामर वर्ड, व्याकरण में बिटवीन शब्द किस रूप में कहा पुकारा जाता है? तो आर्टिकल के रूप में पुकारा जाता है। तो व्हाट डू यू नो अबाउट आर्टिकल, आर्टिकल के बारे में आप क्या जानते नहीं जानते? तो फिर स्टेटमेंट ऑफ एम्स, यानी जो उद्देश्य कथन है, यानी जो पाठ की सूचना है वो छात्र को किस तरह से दी जाती है अंग्रेजी में? वो अंग्रेजी में इस तरह से टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द आर्टिकल, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द आर्टिकल। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस प्रकार की सूचना देते हुए यहाँ पर आर्टिकल लिख देंगे और उसको क्या कर देंगे बेटा अंडरलाइन लिखवाने के लिए। तो आज हमने 3 पाठ्य योजनाओं के बारे में बताना सीखा। पहली पाठ्य योजना मैंने हिंदी के विषय के बारे में बताई थी, दूसरी पाठ्य योजना मैंने आपको गणित विषय के बारे में बताई थी और तीसरी मैंने अंग्रेजी के बारे में भी बताई थी। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जब लोग आप इस तरह की पाठ्य योजनाओं को बनाना सीखेंगे तो आप लोग जब तक यहाँ विद्यालय महाविद्यालय आएंगे तब तक आप लोगों की शायद हमारी मीटिंग का हिस्सा भी कुछ आरम्भ हो चुका हो जाएगा, तो तब तक आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज घर जाकर के आप कम से कम 3 पाठ्य योजनाओं के आधार पर अपने प्रस्तावना कौशल की बनाएं और परेशानी हो तो फोन पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।